वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, डिकोड एग्जाम की तरफ से निकाले गए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज हम लोग करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से संबंधित आज का पहला प्रश्न है। कथन ए, घी मक्खन आदि संतृप्त वसा के रूप में है और कारण आ रहा है इसमें दोहरे बंध वाले वशीय अम्ल नहीं होते हैं। तो ए तथा आर दोनों कथन सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि घी मक्खन आदि संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। संतृप्त वसा की भोजन में अधिकता होने के कारण इससे एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। और असंतृप्त वसाएं वे वसाएं होती हैं जो ज़्यादातर हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, जैसे कि सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, कुसुम, ये सभी असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। इनके गलनांक कम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज माइक्रो मिनरल्स के अंतर्गत रखे गए हैं? तो माइक्रो मिनरल्स के अंतर्गत रखे गए खनिज हैं मैग्नीज और सल्फर। ऑप्शन सी राइट आंसर है, तीसरा और चौथा। बाकी आयोडीन और कैल्शियम ये आहारी खनिज के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन असत्य है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। विटामिन ए एक संतृप्त एल्कोहल है और यह विटामिन आहार नाल में भोजन से फास्फोरस और कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, डरे हुए आदमी का चेहरा पीला पड़ जाता है, ऐसा किस ग्रंथि हार्मोन के कारण होता है? तो डरे हुए आदमी का चेहरा पीला पड़ जाता है, ऐसा एड्रिनल ग्रंथि के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, एड्रिनल। और थायराइड ग्रंथि को अटुव ग्रंथि भी कहते हैं और यह शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं और यह मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में इन निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो एक लिंगी पुष्प, इसमें या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर होता है और गुलाब एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो राइट आंसर है इसका केवल ए, पहला कथन सही है। इसमें या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर होता है और गुलाब ये द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है पपीता, धतूरा, सरसों, कपास और द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है गुलाब, गुलहड़ और मटर। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में हर एक गुणसूत्र अर्धसूत्रों का बना दिखने लगता है? तो कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था में हर एक गुणसूत्र अर्धसूत्रों का बना दिखने लगता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पूर्वावस्था। अगला प्रश्न है, प्लीहा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होता है? तो प्लीहा का स्थान डायाफ्राम के नीचे होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और प्लीहा को हम लाल रक्त कणिकाओं का गृह भी कहते हैं और प्लीहा शरीर के लसिका तंत्र का सबसे बड़ा अंग होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, डायाफ्राम के नीचे। अगला प्रश्न है, रक्त की धमनियों और शिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, धमनी में रक्त का प्रवाह हृदय से विभिन्न अंगों की ओर होता है। दूसरा कथन है, शिराओं की दीवारें मोटी होती हैं। तो शिराओं की दीवारें मोटी नहीं पतली होती हैं, तो ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन है, धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। तो तीसरा कथन सही है, तो राइट आंसर होगा इसका ए, पहला और तीसरा सही है और दूसरा कथन गलत है। शिराओं की दीवारें मोटी नहीं पतली होती हैं और शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अगला प्रश्न है, वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है
उसे क्या कहा जाता है? तो वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोणीय कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ऑप्शन ए में दिया है वृत्तीय गति। ये जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। और कोणीय वेग से तात्पर्य है जब किसी वस्तु में कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर होती है तो उसे कोणीय वेग कहते हैं। अगला प्रश्न है हैंड पंप का हत्था लंबा रखा जाता है ताकि इसे आसानी से चलाया जा सके। यह किसका उदाहरण है? तो हैंड पंप का हत्था लंबा रखा जाता है ताकि इसे आसानी से चलाया जा सके। यह बल आघूर्ण का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन ये ना तो पहला और ना ही दूसरा, दोनों कथन असत्य नहीं है, दोनों सत्य कथन है। राइट आंसर है डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। इसका मान वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरा है बॉल पेन गुरुत्वीय त्वरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोनों कथन सही है। राइट आंसर होगा ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन असत्य है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करिए। तो सूची फर्स्ट में दिया हुआ है अवस्था परिवर्तन और सूची सेकंड में प्रक्रम दिया हुआ है। तो ठोस से ठोस इसका प्रक्रम गलन से है और द्रव से गैस ये वाष्पीकरण से संबंधित है। और द्रव से ठोस इसका संबंध है जमने से और गैस से द्रव इसका संबंध है संघनन से। राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है मिश्रण और यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो पहला कथन मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है, यह कथन सही है। और दूसरा कथन है यौगिक को भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये कथन गलत है क्योंकि यौगिक को भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, इसे रासायनिक विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे क्या कहते हैं? तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है संतृप्त विलयन। और जब किसी निश्चित ताप पर घोला गया विलयन ये असंतृप्त विलयन कहलाता है। और यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसे हम यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति समझने के लिए कितने क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या सबसे अधिक है? तो 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या विकल्पों में केरल राज्य की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। केरल राज्य के 7 नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। और महाराष्ट्र में 6 ऐसे जिले हैं। और मध्य प्रदेश में 4 जिले हैं और पश्चिम बंगाल में 2 जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में 7 जिले हैं और उन जिलों की संख्या है कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है नागालैंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और मिजोरम में 0.1% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। और मणिपुर में 3.8% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। और मेघालय में 0.6% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। और पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 16.6% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या है 20.7%। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए।
तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से असत्य कथन है केवल दूसरा। सबसे कम स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर केरल में नहीं मेघालय में है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन है देश में स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर 16.30% है, ये कथन सही है। और ओवरऑल पुरुषों की साक्षरता दर है 80.9% और महिलाओं की साक्षरता दर है 64.6%। सबसे अधिक साक्षरता दर में अंतर राजस्थान में है 27.07%। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम ऑप्शन सी में दिया हुआ है, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। तो सबसे पहले आएगा दूसरा पंजाब, इसकी साक्षरता दर है 75.8%। और फिर आएगा चौथा असम, इसकी साक्षरता दर है 72.2%। और फिर उसके बाद में आएगा तीसरा मध्य प्रदेश, इसकी साक्षरता दर है 69.3%। और फिर उसके बाद में आएगा असम, इसकी साक्षरता दर है 72.2%। सबसे अधिक साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो केरल राज्य में है 94%। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसमें 91.8% लोग साक्षर हैं। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है 61.8%। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता दर दादर और नागर हवेली की है 76.2%। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्रामीण जनसंख्या घनत्व देश की ग्रामीण जनसंख्या घनत्व से कम है? तो राइट आंसर है इसका सी, उड़ीसा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा राज्य का ग्रामीण जनसंख्या घनत्व देश की ग्रामीण जनसंख्या घनत्व से कम है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घनत्व बिहार में है और केंद्र शासित प्रदेशों में पांडुचेरी में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी का कार्यकाल अक्टूबर 1963 से मार्च 1967 तक रहा। और ये प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं और वैसे चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत रहे थे उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है कथन ए, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। और कारण बी है बांगर एवं खादर का संबंध प्रदेश के गंगा यमुना मैदान से है। तो राइट आंसर है इसका बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है और बांगर एवं खादर का संबंध प्रदेश के गंगा यमुना मैदान से है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की झीलों के संदर्भ में सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करिए। तो सूची फर्स्ट में झील और ताल दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित जिला है। तो बड़ा ताल का संबंध शाहजहांपुर से है और लीलौर झील का संबंध बरेली से है और मोराया ताल का संबंध फतेहपुर से है और औंधी ताल इसका संबंध वाराणसी से है। राइट आंसर होगा इसका ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करिए। तो एक तरफ जनपद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ खनिज। तो बॉक्साइट का संबंध है बांदा जिले से और सैंडस्टोन का संबंध है मिर्जापुर जिले से और डायस्पोर इसका संबंध ललितपुर से है और पायराइड इसका संबंध मिर्जापुर से। राइट आंसर होगा इसका ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन बी देखते हैं रानीपुर, इसकी स्थापना 1984 में ना होकर के 1957 में हुई थी। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये चंदौली में है और उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। बाकी किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1972 में स्थापित हुआ था और ये लखीमपुर खीरी में है।
और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1982 में स्थापित हुआ था। ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की सीमा पर है। और कछुआ ये वन्यजीव अभ्यारण्य 1987 में वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये स्थित है हापुड़ जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, हापुड़। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ से संबंधित है। और आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। राइट आंसर होगा इसका बी, हापुड़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व दिशा क्रम होगा ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, चौथा। पहले मेरठ आएगा और फिर उसके बाद में अमरोहा और फिर उसके बाद में संभल और फिर उसके बाद में बदायूं आएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। ये जानकारी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य कथन चुनिए। तो पहला कथन है, उत्तर प्रदेश के 6 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। पहला कथन सही है। और दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये कथन गलत है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। राइट आंसर होगा इसका बी, केवल दूसरा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के 6 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, वो हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं वे हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा 8 राज्यों से साझा करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राइट आंसर है यहाँ पे डी, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र लगभग 36% उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है और इसमें 28 जिले हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र ये 12% क्षेत्रफल के हिस्से के रूप में आता है और इसमें 7 जिले हैं। और पश्चिमी क्षेत्र ये 33% क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है और इसमें 30 जिले हैं। और मध्य प्रदेश क्षेत्र ये 19% क्षेत्रफल के हिसाब से आता है और इसके अंतर्गत 10 जिले हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना ये की गई थी 1991 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का प्रकार नहीं है? तो एकल कार्यपालिका ये कार्यपालिका का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एकल कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, शासन की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो शासन की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में सत्य कथन है केवल पहला। इसमें राष्ट्रपति विधायिका का सदस्य नहीं होता है। और दूसरा कथन है, विधायिका राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला सकती है। तो ये कथन गलत है क्योंकि विधायिका राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? तो ये अधिकार दिया गया था ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्न में से कौन कौन से विषय आरक्षित विषय थे? तो आरक्षित विषय थे सिंचाई और श्रमिक कल्याण। ऑप्शन डी राइट आंसर है, दूसरा और चौथा। और उद्योग और स्थानांतरित स्वायत्त शासन ये हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ब्रिटिश शासक के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों के लिए 296 सीटें निर्धारित की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 296।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पांचवें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस विषय से है? तो पांचवें संविधान संशोधन का संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग से। ऑप्शन ए राइट आंसर है, राज्य पुनर्गठन से। और ये राज्य पुनर्गठन 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका ए पहला और दूसरा, चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक दलों का निबंध है। ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत हैं? तो राइट आंसर है इसका सी पहला और दूसरा। विनिमय पत्र संघ सूची से संबंधित है और संविदाएं संवर्ती सूची से संबंधित है। और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ये संवर्ती सूची से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राज्य दिए हुए हैं और सूची सेकंड में विशेष अनुच्छेद। तो मिजोरम राज्य, इसको विशेष दर्जा दिया गया है 371 जी के तहत। और अरुणाचल प्रदेश, इसको विशेष दर्जा दिया गया है 371 एच के तहत। और सिक्किम राज्य, इसको विशेष अनुच्छेद का दर्जा दिया गया है 371 एफ के तहत। और कर्नाटक राज्य को इसको विशेष अनुच्छेद के तहत दर्जा दिया गया है, ये अनुच्छेद है 371 जी। राइट आंसर है यहाँ पे सी, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद सुमेलित हैं? तो राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 223 का संबंध मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से है और अनुच्छेद 188 का संबंध विधानमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण से है और अनुच्छेद 160 का संबंध है आकस्मिक दशाओं में राज्यपाल की निर्वाह से संबंधित। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध करता है? तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 89। और अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संबंधित है। और अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। और अनुच्छेद 90 का संबंध है उपसभापति के त्यागपत्र से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद वरीयता क्रम में समान स्थान पर नहीं है? तो राइट आंसर है सी, राज्यों के महाधिवक्ता, इनका वरीयता क्रम होता है 25वें स्थान पर। और बाकी भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त और राष्ट्रपति के सचिव और उप थल सेना अध्यक्ष ये समान वरीयता क्रम में समान स्थान रखते हैं और इनका वरीयता क्रम होता है 30वां स्थान 23। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त की स्थापना के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो लोकायुक्त की स्थापना के संदर्भ में सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलन है। मध्य प्रदेश वर्ष 1981 में और आंध्र प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना 1983 में हुई थी और कर्नाटक में लोकायुक्त की स्थापना 1985 में हुई थी और पंजाब में लोकायुक्त की स्थापना 1995 में हुई थी। सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, ये 1971 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश में लोका आयुक्त की स्थापना 1975 में हुई थी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में सत्य कथन है पहला और तीसरा। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं।
और तीसरा कथन है इसमें अपने कार्यालय के पश्चात वे केंद्र अथवा राज्य सरकार में कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। पहला और तीसरा सही है। और दूसरा कथन है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो 5 सदस्य की जगह पर 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो UNCCD की स्थापना ये 1994 में हुई थी और वर्तमान में इसके 197 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कॉप के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो एक तरफ संस्करण क्रम दिया हुआ है और दूसरी तरफ इनका स्थान दिया हुआ है। तो कॉप 7 का स्थान है माराकेश और कॉप 8 का स्थान है नई दिल्ली और कॉप 9 का स्थान है ब्यूनस आयर्स और कॉप 10 का स्थान है मिलान। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास लक्ष्य संख्या उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे से संबंधित है? तो लक्ष्य संख्या 9 का संबंध है सतत विकास लक्ष्य संख्या 9 का संबंध है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे से। राइट आंसर है बी। और लक्ष्य संख्या 5 का संबंध है लैंगिक समानता से और लक्ष्य संख्या 10 का संबंध है असमानताओं में कमी और लक्ष्य संख्या 8 का संबंध है अच्छा काम और आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि से पारा को मृदा से अलग करके जैव उपचार किया जाता है? तो ये है ऑप्शन सी में फाइटोवोलेटिलाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी? तो कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा सबसे पहले ये पेश की गई थी UNEP के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है UNEP। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है और ऑप्शन बी में दिया हुआ है UNDP, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और ऑप्शन सी में दिया हुआ है यूनिसेफ या UNFCCC, इसका मुख्यालय है जर्मनी में और WMO का मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन ई राइट आंसर है इसका UNEP। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है अम्बेली फेरी, इसका संबंध धतूरे से नहीं है, इसका संबंध है धनिया जीरा सौंफ से और धतूरा पौधा है, इसका संबंध है सेलेनेसी कुल से। बाकी की देखते हैं। ऑप्शन ए में लिगुमिनेसी कुल दिया हुआ है, इसका संबंध है बबूल से और कंपोजिटी इसका संबंध है गेंदा फूल से और रूटेसी इस कुल का संबंध है बेल से और अम्बेली फेरी कुल के अंतर्गत धनिया जीरा सौंफ आदि पौधे आते हैं। अगला प्रश्न है पूसा अली निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो पूसा अली एक मक्के की प्रजाति है और मक्के का वैज्ञानिक नाम है जियामेज और पूसा 1460 एक धान की प्रजाति है और गेहूं की सबसे उन्नत प्रजाति है DBW 370 और मूंगफली की सबसे अच्छी प्रजाति है चित्रा और सोमनाथ। अगला प्रश्न है अरेबिका और रोबस्ता निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? तो अरेबिका और रोबस्ता ये कहवा की प्रकार हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है कहवा। अगला प्रश्न है बल्लाह और कोहिया निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो बल्लाह और कोहिया एक केले की प्रजाति हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है केला। केले में 7% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो नागपुरी एक भैंस की नस्ल है, बाकी की सभी गाय की नस्लें हैं। आलमबादी, कांकरेज, देवनी ये सभी गाय की नस्लें हैं। नागपुरी एक भैंस की किस्म है। अगला प्रश्न है आयोजन यानी कि प्लानिंग के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं?
तो आयोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है, दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित हैं? अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित हैं रियल एस्टेट और चिकित्सा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पहला और चौथा। बाकी ई लर्निंग और विधि व्यवसाय ये अर्थव्यवस्था के पंचम क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उपकरण प्राथमिक श्रेणी का है? तो प्राथमिक श्रेणी के उपकरण हैं इक्विटी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, इक्विटी। अगला प्रश्न है, कॉल मनी मार्केट अत्यंत लघु अवधि वाले फंड का बाजार होता है, और कारण बी है इसमें उधार लेन देन की सीमाओं का निर्धारण सेबी द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर है इसका सी, ए सही है परंतु बी गलत है, क्योंकि कॉल मनी मार्केट अत्यंत लघु अवधि वाले फंड का बाजार होता है, ये सही है, लेकिन इसमें उधार लेन देन की सीमाओं का निर्धारण सेबी नहीं आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यानी कि कारण बी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 1948 तक पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है, जुलाई 1948। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किस बैंक के बैंकर के रूप में कार्य नहीं करता है? तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक सिक्किम राज्य के बैंकर के रूप में कार्य नहीं करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सिक्किम। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन है, दोनों ए और बी दोनों कथन असत्य हैं, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 2008 में न होकर के 2008 में हुई थी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की। और वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ये वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, ए और दोनों असत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति के तहत नगद आरक्षित अनुपात तथा सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि एवं रेपो दर में कमी की जाती है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, संकुचित मौद्रिक नीति। संकुचित मौद्रिक नीति के तहत नगद आरक्षित अनुपात तथा सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि एवं रेपो दर में कमी की जाती है। राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, सीमांत स्थायी सुविधा दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो सीमांत स्थायी सुविधा दर के संदर्भ में सही कथन है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। यह सुविधा वर्ष 2011 में आरबीआई द्वारा प्रतिपादित की गई थी। और दूसरा कथन है, इसके तहत आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 14 दिन नहीं 1 रात के लिए ऋण प्रदान करता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति क्या होती है? तो सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति ये ऐसी संपत्तियां हैं जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए की श्रेणी में हो। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो हिमालय के भाग एक साइड में दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी लंबाई दी हुई है। तो कुमाऊं हिमालय इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, और असम हिमालय इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर, और पंजाब हिमालय इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर, और नेपाल हिमालय इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। तो सही सुमेलन होगा ऑप्शन सी में, ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन, दोनों कथन सत्य हैं, ए और दो दोनों कथन सत्य हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, और कोंकण तट का उत्तरी भाग गुजरात का मैदान कहलाता है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो काली मृदा के संदर्भ में सत्य कथन केवल पहला है, पहाड़ी ढालों पर इसकी परत पतली जबकि मैदानी क्षेत्रों में मोटी होती है।
और दूसरा कथन असत्य है। इसका सही रूप होगा वर्षा ऋतु में इस मृदा में चिपचिपाहट पैदा हो जाती है। तो राइट आंसर है इसका केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर के पठार के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में सत्य कथन है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। कोई भी कथन सत्य नहीं है क्योंकि इसके उत्तर में गंगा का मैदान स्थित है और इस पठार को दो भागों में बांटता है दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में बांटती है और इसके उत्तर में गंगा का मध्यवर्ती मैदान स्थित है और दंडकारण्य का पठार ये छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है भारत में कोयला उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो भारत में कोयला उत्पादन के लिए कोसी नदी घाटी ये प्रमुख क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बाकी दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, इन घाटियों के अंतर्गत भारत में कोयला का उत्पादन किया जाता है। कोसी नदी घाटी ऑप्शन बी ये गलत है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करिए। एक तरफ यूरेनियम क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो यूरेनियम क्षेत्र नरवा पहाड़ इसका संबंध है झारखंड से और लंबापुर इसका संबंध है तेलंगाना से और यूरेनियम क्षेत्र मोगरा इसका संबंध है महाराष्ट्र से और डोमिया सियात इसका संबंध है मेघालय से। तो राइट आंसर होगा इसका बी, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला पानी है तप्ता पानी भूतापीय ऊर्जा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो तप्ता पानी और ताता पानी इन दो भूतापीय ऊर्जा केंद्रों में कन्फ्यूजन होता है। तो तप्ता पानी ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और ताता पानी ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तप्ता पानी उड़ीसा और ताता पानी छत्तीसगढ़। झारखंड में सूरज कुंड भूतापीय ऊर्जा केंद्र है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है आप लोग हमें कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विद्युत केंद्र एक तरफ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो सही सुमेलन ऑप्शन सी में नहीं दिया है। सेवा विद्युत केंद्र का संबंध है जम्मू कश्मीर से और इसमें उत्तराखंड दिया हुआ है, ये सही सुमेलन नहीं है। बाकी चमेरा विद्युत केंद्र का संबंध हिमाचल प्रदेश से है और रंगीत विद्युत केंद्र का संबंध है सिक्किम से और उत्तराखंड में धौली गंगा विद्युत केंद्र है और सेवा जम्मू कश्मीर से संबंधित है और पार्वती विद्युत केंद्र ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है दमन-जोड़ी कोरापुट में निम्न में से कौन सी कंपनी स्थित है। तो दमन-जोड़ी कोरापुट में नाल्को कंपनी स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर है नाल्को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कौन सी महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है, तीसरा और चौथा, यानी कि टोंगा गर्त और क्यूराइल गर्त ये प्रशांत महासागरीय गर्त हैं। रोमांस गर्त और साउथ सैंडविच गर्त ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें सत्य कथन केवल पहला है, गल्फ स्ट्रीम धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, ये कथन सत्य है। और दूसरा कथन है फ्लोरिडा धारा एक ठंडी जलधारा है, तो फ्लोरिडा की धारा एक गर्म जलधारा है, तो राइट आंसर होगा इसका केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी हिमानी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है। तो हिमानी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है रॉस मुटाने, ऑप्शन डी राइट आंसर है रॉस मुटाने। अगला प्रश्न है विश्व में निम्न में से किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इंसेप्टिसॉल्स इस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है विश्व में, ऑप्शन बी राइट आंसर है
अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में खनिज क्षेत्र हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित देश हैं। तो शिगुरी इसका संबंध है गिनी से, और अमापा खनिज क्षेत्र का संबंध है ब्राज़ील से, और बिलिटन खनिज क्षेत्र का संबंध है इंडोनेशिया से, और ज़काटेक्स इस खनिज क्षेत्र का संबंध है मैक्सिको से। राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, ए का चौथा, बी का दूसरा और सी का तीसरा, डी का पहला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय मेघ बादल नहीं है। तो उच्च स्तरीय मेघ बादल नहीं है पश्चाब स्तरीय मेघ, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है पश्चिम एशिया में ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो पश्चिमी एशिया में ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश लेबनान है, ऑप्शन डी राइट आंसर है लेबनान। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी पर दक्षिण अफ्रीका में आग्रे बीज जलप्रपात स्थित है। तो ऑरेंज नदी पर यह जलप्रपात स्थित है, राइट आंसर है सी ऑरेंज नदी। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो सत्य कथन है केवल दूसरा कथन सत्य है, यानी कि विषुवतीय जलवायु प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में सवाना सूडान तुल्य जलवायु पाई जाती है। और कथन पहला है अफ्रीका के विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर पर्वतीय वर्षा होती है। तो वर्ष भर पर्वतीय वर्षा नहीं होती है, संवहनीय वर्षा होती है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। तो राइट आंसर है इसका सी उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर आता है, राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, और कारण बी है राजा का पद वंशानुगत हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और राजा का पद वंशानुगत हो गया, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र अस्तित्व में नहीं था। तो महात्मा बुद्ध के समय कौशल के यदु ये गणतंत्र अस्तित्व में नहीं था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कौशल के यदु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने पंजाब की मद्रू कुल की राजकुमारी से विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने पंजाब की मद्र कुल की राजकुमारी से विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है। तो वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या बताई गई है, ऑप्शन डी राइट आंसर है 4। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो मौर्य सम्राट अशोक के संदर्भ में सही कथन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि इसका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक था और इसमें 221 दिया हुआ है। और दूसरा कथन है सिंगली अनुश्रुति के अनुसार यह सर्वसम्मति से शासक बना। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। तो शिलालेख एक तरफ शिलालेख दी हुई है और दूसरी तरफ स्थान दी हुई है। तो जटिंग रामेश्वर शिलालेख का स्थान है कर्नाटक, और राजूल मंडरीग इस शिलालेख का स्थान है आंध्र प्रदेश, और शोपारा इसका स्थान है महाराष्ट्र, और सारो मारो इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा, डी का पहला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने पांड्य नरेश, राज सिंह द्वितीय तथा सिंघल राजा की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो राइट आंसर है बी, पारंगत प्रथम। पारंगत प्रथम ने
पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय तथा सिंघल राज की संयुक्त सेना को पराजित किया था? ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है चोलों की सैन्य और राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो सत्य कथन केवल बी है, केवल दूसरा कथन सही है। चोल राजस्व व्यवस्था में ग्रह कर को मनय इरय कहा जाता था। और दूसरा कथन यानी कि पहला कथन है चोल सेना छावनियों में रहती थी जिसे वल्लेकार कहा जाता था। तो ये कथन गलत है क्योंकि चोल सेना छावनियों में रहती थी जिसे कड़गम कहा जाता था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? तो गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है 1178। अगला प्रश्न है सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सैयद वंश के ये शासक हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है दूसरा, पहला और तीसरा, यानी कि दूसरा पहले आएगा। मोहम्मद शाह जिन्होंने शासनकाल किया, जिनका शासनकाल है 1421 से 1434 तक, और उसके बाद में फिर आएंगे मोहम्मद शाह जिनका शासनकाल रहा था 1434 से 1445 तक, और फिर उसके बाद में आएंगे अलाउद्दीन आलम शाह जिनका शासनकाल रहा था 1445 से 1451 तक। राइट ऑप्शन है सी, दूसरा, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है जौनपुर के निम्नलिखित में से किस शासक ने कन्नौज पर विजय हासिल की थी? तो जौनपुर के इब्राहिम सरकी एक शासक हुए थे, इन्होंने कन्नौज पर विजय हासिल की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, इब्राहिम सरकी। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले से बाद का क्रम है बहमनी साम्राज्य का ऑप्शन डी में, यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। पहले आएंगे ताजुद्दीन फिरोज शाह जिनका शासनकाल रहा था 1397 से 1422 तक, और फिर उसके बाद में आएंगे सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इनका शासनकाल रहा था 1422 से 1436 तक, और फिर उसके बाद में आएंगे अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, इनका शासनकाल रहा था 1436 से 1458 तक, और फिर उसके बाद में आएंगे हुमायूं शाह जिनका शासनकाल रहा था 1458 से 1461 तक। राइट आंसर है डी, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1651 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर है 1651। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में सत्य कथन है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। इस युद्ध में वर्ष 1782 में सालबाई की संधि हुई थी, और दूसरा है इस युद्ध के बाद हुई संधि के तहत माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। तो राइट आंसर है इसका सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है चिलियावाला का युद्ध निम्नलिखित में से किस युद्ध के अंतर्गत लड़ा गया था? तो चिलियावाला का युद्ध ये लड़ा गया था आंग्ल सिख युद्ध के तहत। ऑप्शन डी राइट आंसर है, आंग्ल सिख युद्ध। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने किस विद्रोह के संदर्भ में कहा था कि भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं होता है? तो ये कहा था शाही नौसेना विद्रोह के संदर्भ में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अंग्रेजों ने शाही सेना विद्रोह के संदर्भ में कहा था कि भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है भारत में आम चुनाव 1945 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो भारत में आम चुनाव 1945 के संदर्भ में सत्य कथन है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस को 72 नहीं 57 सीटें प्राप्त हुई थी और मुस्लिम लीग को सिंध प्रांत में बहुमत मिला था। राइट आंसर होगा इसका डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। राइट आंसर है बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है
महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य थे? तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के उद्देश्य थे कांग्रेस द्वारा विश्व युद्ध में स्वयं को अलग सिद्ध करना, और तीसरा है अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना। पहला और तीसरा ये सही है, यानी कि ये उद्देश्य थे। और छुआछूत के प्रति जागरूकता बढ़ाना ये इनका उद्देश्य नहीं था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुमत नहीं मिला था किंतु वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी? तो राइट आंसर यहाँ पे सी, बम्बई। वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को निम्नलिखित में से बम्बई राज्य में बहुमत नहीं मिला था किंतु वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 106 से ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इनको छोड़कर हम फिर से सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 116 से। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत फिर से क्वेश्चन नंबर 116 है। आदित्य L1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो आदित्य L1 के संदर्भ में सत्य कथन है, केवल पहला कथन सही है। इसका प्रक्षेपण इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को किया गया। और दूसरा कथन गलत है, इसमें 5 पेलोड लगाए गए थे, तो 5 नहीं, इसमें 7 पेलोड लगाए गए थे। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? तो केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए गठित समिति में रंजन गोगोई सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, रंजन गोगोई। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने प्रकार की पारंपरिक शिल्प कलाओं को शामिल किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पे सी, 14। सितंबर 2023 में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना में 14 प्रकार के पारंपरिक शिल्प कलाओं को शामिल किया गया है। राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है एशिया कप क्रिकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो एशिया कप क्रिकेट के संदर्भ में असत्य कथन है, केवल दूसरा कथन सही है, यानी कि असत्य कथन है इसमें से भारत ने 7वीं बार यह टूर्नामेंट जीता है, ये असत्य कथन है। इसका सत्य कथन होगा भारत ने 8वीं बार यह टूर्नामेंट जीता है और भारत ने श्रीलंका को हराकर यह कप जीत लिया है। तो ये पहला वाला सत्य है और दूसरा असत्य है, और असत्य कथन पूछा गया था। अगला प्रश्न है नारी शक्ति वंदन विधेयक को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो नारी शक्ति वंदन विधेयक को संसद में अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अर्जुन राम मेघवाल। अगला प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन है, इसमें कुल 136 देशों को शामिल किया गया है। ये कथन असत्य है क्योंकि इसमें कुल 132 देशों को शामिल किया गया है, 132। और पहला कथन है इसका प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया गया है, और दूसरा है इसमें भारत की रैंक 40वीं है, और तीसरा है शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तो ए, बी और सी ये कथन सत्य हैं, और डी कथन इसमें कुल 136 नहीं 132 देशों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस का दूसरा संस्करण मनाया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, दूसरा। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो इस बार सरस्वती सम्मान का यह 32वां संस्करण था, और इसके अंतर्गत सत्य कथन है, केवल पहला कथन सत्य है। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार लेखिका शिवशंकरी को प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर है, केवल पहला सही है। और इस पुरस्कार को सबसे पहले 1992 में इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, और पहली बार ये 1993 में दिए गए थे।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना रखी गई है? तो ये थीम सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना, ये थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की। और ये दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम रखी गई थी सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। अगला प्रश्न है, विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो राइट आंसर है इसका सी, पहला और तीसरा कथन सुमेलित है। यानी कि गेहूं 2275 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल। और चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5440 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। जबकि जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। अक्टूबर 2023 में स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इसका निर्माण किया गया था मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन चक्र 2 यानी कि ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में आयोजित सेना कमांडरों के सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन है केवल पहला कथन सही है, यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और दूसरा कथन गलत है, इसका सही रूप होगा इस सम्मेलन में ऊधमपुर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है केवल पहला सही है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अटारी वाघा सीमा पर देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है अटारी वाघा सीमा पर नितिन गडकरी के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध है सैन्य क्षेत्र से। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सैन्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में संपन्न एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 29 स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब सलीमा टोटे को दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, सलीमा टोटे। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल में निम्नलिखित में से 2 शीर्ष स्थान पर थे। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में 2 शीर्ष स्थान थे महाराष्ट्र और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन ये ब्रिटेन में किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में साइमा जावेद विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक का चुनाव किसे हरा कर जीता? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। नवंबर 2023 में साइमा जावेद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक का चुनाव किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है शंभू प्रसाद आचार्य को हराकर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शंभू प्रसाद आचार्य। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट में भागीदार देश के रूप में किसे चुना गया है? नवंबर 2023 में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट में भागीदार देश के रूप में चुना गया है नीदरलैंड को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, कोस्टा सेरेना
निम्नलिखित में से किस देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? तो कोस्टा सिरेना ये भारत देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भारत। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन सा शहर है? तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में अंतिम स्थान पर सैन फ्रांसिस्को है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष 2 स्थान पर कौन है? तो नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष 2 स्थान पर हैं शिव नाडर और अजीम प्रेम जी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुसा का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से है? तो प्रोजेक्ट कुसा का संबंध है डीआरडीओ से। ऑप्शन ए राइट आंसर है, डीआरडीओ। तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।